चैप्टर 5 कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स के सॉल्यूशन के हिंट देख रहे हैं। पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में अंतर बताना है। कंस्ट्रक्टर हम यूज करते हैं या कंस्ट्रक्टर इसलिए होते हैं ताकि ऑब्जेक्ट जो एक आप क्लास बनाएंगे उसके अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर होता है। एक बार आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, उसको डिस्ट्रॉय भी करना होता है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, इन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रक्टर होते हैं, जिसे हमने कंस्ट्रक्टर से क्रिएट किया हुआ है या जिसके पास कुछ मेमोरी है। कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट्स ले सकते हैं, यानी कि जो पैरामीटर्स है पासिंग हो सकती है इसमें, जबकि डिस्ट्रक्टर में आप आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पॉसिबल है, यानी कि एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर आप बना सकते हैं। एक आपको कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी डिफॉल्ट मिलता है, उसके अलावा आप अपने कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। इसका मतलब ओवरलोडिंग पॉसिबल है, एक से ज्यादा आप उसी क्लास के लिए डिफाइन कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टर में ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है। जो कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से होता है, जो भी क्लास का नाम होगा कंस्ट्रक्टर का, देखिए कोई भी यहां पर टाइप आपको नहीं दिख रहा होगा, रिटर्न टाइप, वही नाम है आपका कंस्ट्रक्टर का, जो क्लास का नाम है सेम नाम है, ये और ये। यहां पर आर्गुमेंट दिख रहे हैं, यहां पर आर्गुमेंट आपको दिख रहे हैं, यहां आर्गुमेंट नहीं है, तो ये डिफॉल्ट है, ये आपका आर्गुमेंट के साथ है। डिस्ट्रक्टर के अगर सिंटेक्स की बात करें तो इसमें क्लास का नाम, इसका नाम भी क्लास का नाम होता है, इसके आगे टिल्ड साइन होता है, इसको टिल्डे साइन कहते हैं ऐसे करके, और यहां पर आपका वॉइड, जैसे हमने बताया कोई आर्गुमेंट जिसमें पास नहीं होते हैं, इसे हम डिस्ट्रक्टर कहते हैं। When a compiler can automatically generate a constructor, it is not defined. Then why it is considered that writing constructor for a class is a good practice? इसमें सवाल यह है कि ऑलरेडी जब आप कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर एक डिफॉल्ट मिलता है और ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, तो ये क्यों कहा जाता है कि एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप कंस्ट्रक्टर खुद बनाइए। जब भी एक ऑब्जेक्ट एक क्लास का क्रिएट होता है, बनाया जाता है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देता है, जिसे जो हम डिफाइन नहीं करते। इसको गुड प्रैक्टिस इसलिए कहा जाता है कि आप अपने आप एक कंस्ट्रक्टर बनाइए, क्योंकि जो इट टेक्स ओवर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग क्रिएटेड एंड रिलीव्स अस फ्रॉम दिस टास्क। यानी कि अगर हमने ये कह दिया कंसिडर, ये मतलब एक कंस्ट्रक्टर को लिखा, खुद लिखा, तो इससे क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट काम जो ऑब्जेक्ट के क्रिएशन का है वो आप खुद कर देते हैं, आपके नजर में रहता है, आपको पता है क्या इनिशियलाइज हो रहा है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो रहा है। तो जो डिफॉल्ट होगा वो तो हो गई होगा, लेकिन अगर आप अपने आप लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपका प्रोग्रामिंग में या प्रोग्रामिंग कंट्रोल ज्यादा होगा। अगला है एक्सेसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ग्रेटली अफेक्ट्स द स्कोप एंड विजिबिलिटी ऑफ देयर क्लास। इलैबोरेट दिस स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है एक्सेसिबिलिटी जो है कंस्ट्रक्टर की या डिस्ट्रक्टर के लिए, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है स्कोप और विजिबिलिटी की जो उनकी क्लास की है। तो एलॉबरेट करिए इसको स्टेटमेंट के द्वारा। तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो है, इसको हम पब्लिक सेक्शन में बनाते हैं ताकि जो ऑब्जेक्ट्स आराम से क्रिएट हो जाएं और डिस्ट्रॉय हो जाए किसी फंक्शन के लिए। ये प्राइवेट और प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर ये नॉट अवेलेबल है, ये क्योंकि नॉट अवेलेबल हो जाएंगे नॉन मेंबर फंक्शंस को। ओके, इसीलिए एक्सेसिबिलिटी कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर की बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है स्कोप और विजिबिलिटी उस क्लास की। तो ये क्या करना है, आपको कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर बनाएंगे तो किस श्रेणी में रखना है, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है स्कोप और विजिबिलिटी उस क्लास की। एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के रोल के बारे में बताइए। व्हेन इज इट कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, आप अपने आंसर को एग्जांपल के साथ वो करिए, सपोर्ट करिए। तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जो आर्गुमेंट नहीं लेता है, विच टेक्स नो आर्गुमेंट। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको जो बन के आता है या फिर आप जो बनाते हैं उसमें आर्गुमेंट नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है जब भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे बगैर किसी इनिशियल वैल्यू के। अगर प्रोग्रामर ने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो कंपाइलर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। जैसे आपने क्लास ए लिखा और जैसे एक ऑब्जेक्ट बनाया OB1, ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का बनाया, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा या फिर इन्वोक हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। और जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है,
जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये इक्विवेलेंट है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के। फॉर एग्जांपल जैसे क्लास ए आपने ये बनाया आई जे और पब्लिक में आपने दे दिया ये ए। ये क्या है? ए क्या है? क्लास का नाम ए, मतलब यहाँ पर आप ए दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये कंस्ट्रक्टर है। इसमें डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे दिए जैसे ए 0 फ्लोट बी इक्वल टू 1000। जैसे ही आप कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन देंगे, हम बाहर डेफिनेशन दे रहे हैं ए डबल कोलन का मतलब है स्कोप रेजोल्यूशन। क्लास का नाम भी यही है और कंस्ट्रक्टर का नाम भी यही है, इंट ए कॉमा फ्लोट ए। तो ए को आई वैल्यू मिलेगी, बी को जे वैल्यू मिलेगी। तो जैसे ही आप ए ऑब्जेक्ट 1 करते हैं तो 23 27.50 आई और जे को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप केवल O2 करते हैं, यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं, तो ये कहाँ चला जाएगा? ये डिफॉल्ट में चला जाएगा। डिफॉल्ट क्या दिया हुआ आपने? ए को 0 और बी को 1000.0, ओके, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट पे चला जाएगा। लिस्ट सम ऑफ द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज बताइए कंस्ट्रक्टर फंक्शन की। कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाते हैं जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कोई रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप। आप कंस्ट्रक्टर के लिए कोई रिटर्न टाइप नहीं बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर स्टैटिक नहीं हो सकता है और दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड। कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं करते हैं, लेकिन एक डिराइव्ड क्लास ये कॉल कर सकती है बेस क्लास कंस्ट्रक्टर को। इसको हम वर्चुअल फंक्शंस में देखेंगे। और ये पॉसिबल नहीं है कि आप एड्रेस कंस्ट्रक्टर का ले सके। इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक द एड्रेस ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है और किस तरीके से ये यूजफुल होता है? तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मतलब ये है, एक कंस्ट्रक्टर, मान लीजिए कोई मैंने क्लास, ये टेस्ट क्लास है। अब इस टेस्ट क्लास के अंदर मैंने एक ये बनाया, क्या है ये टेस्ट है, तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसका नाम और क्लास का नाम एक है। अब इसके अंदर हमने कुछ ना दिया था, जब नहीं दिया था तो हमने कहा ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है विदाउट एनी आर्गुमेंट। लेकिन अब हम इसके अंदर आर्गुमेंट दे रहे हैं, इंट आई, वी आर गिविंग एन आर्गुमेंट बाय आवरसेल्फ। इसे हम कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इंट आई ये पैरामीटर हो गया, इसलिए इसका नाम हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये आपको मदद करता है असाइन करने के लिए इनिशियल वैल्यू। जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही उसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी इनिशियलाइज हो जाएगी, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए क्या होगा कि आप एक एग्जांपल देखिए, क्लास टेस्ट, इसमें आपने ANT करके एक इंटीजर बनाया और जैसे ही आपने यहाँ क्या किया, ये टेस्ट है, ये भी टेस्ट है, यानी कि ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में इंट आई, यानी आई जो भी वैल्यू आप यहाँ होगी वो ANT, ये जो आपने इंटीजर बनाया है, मतलब इस क्लास का जो मेंबर है, जो एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ANT को ये वैल्यू असाइन होगी। इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। मतलब मेन में जैसे आपने टेस्ट OB1 45 किया, ANT को अपने आप ये 45 वैल्यू असाइन होगी। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, मतलब कोई आपने लाइन इसके बाद लिखी नहीं, लेकिन केवल ये करते ही अपने आप ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा। इन्वोक होते ही आपको 45 वैल्यू मिल जाएगी इसको। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, किस सिचुएशन में उसे इन्वोक किया जाता है या इन्वोक होता है, आपका आंसर एग्जांपल के द्वारा सपोर्ट होना चाहिए। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये है कंस्ट्रक्टर, तो इस बिल्कुल बड़ी बात है कि इसका जो नाम होगा वो क्लास का नाम होगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जब वो क्रिएट करता है एक ऑब्जेक्ट, इनिशियलाइजिंग इट विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। यानी कि आपने मान लीजिए OB1 बनाया, आपने OB2 बनाना चाहते हैं और आप OB1 की वैल्यूज इससे देना चाहते हैं, यानी OB1 की वैल्यूज को कॉपी करना चाहते हैं, OB1 से OB2 को बनाना चाहते हैं, तो आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया। ओके, जो आपने OB1 ऑलरेडी बना दिया था उससे आप OB2 बनाना चाहते हैं, इसे हम कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर हम क्यों यूज करते हैं? पहले तो हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से जो एक जैसा है। हम कॉपी करना चाहते हैं एक ऑब्जेक्ट, उसको पास करना चाहते हैं फंक्शन में एज आर्गुमेंट। हम कॉपी करना चाहते हैं एक ऑब्जेक्ट, चाहे वो फंक्शन से रिटर्न हो सके, हम ये चाहते हैं। तो ये सभी कारणों से कॉपी कंस्ट्रक्टर हम यूज करते हैं। एग्जांपल आप देखिएगा, हैश इंक्लूड, ये तो आपको सब में करना ही पड़ेगा, स्ट्रीम और polymer.h। आपने क्लास बनाई एग्जांपल, ये क्लास बन गई एग्जांपल। इसके बाद आप देख रहे हैं इसके अंदर वे दो वेरिएबल है ए और बी। अभी आपने पब्लिक में आए, लेकिन ये आप ये देखिए क्लास का नाम क्या है, यहाँ पर क्या नाम है, इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर इंट x इंट y आपने दो वेरिएबल दिए, इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट है। आपने x की वैल्यू a को से इनिशियलाइज कर दी, a की वैल्यू x से कर दी, b की वैल्यू y से इनिशियलाइज कर दी। आपने कहा ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हमारा। अब आपने कहा डिस्प्ले, ये फंक्शन अपने अंदर लिख दिया, ये अलग फंक्शन है, इससे कंस्ट्रक्टर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस ये आपकी वैल्यूज बन जाएगी। वैल्यूज में a और b आप प्रिंट करा रहे हैं, बेसिकली डिस्प्ले में आप वैल्यूज a और b प्रिंट करा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी कंस्ट्रक्टर समझना बहुत मुश्किल है अगर आप इसको बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्टर को नहीं समझते हैं। तो एग्जांपल आपने दिया यहाँ पर एक जैसे आपने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये पहला ऑब्जेक्ट बन गया, इसमें क्या हुआ 10 और 20, यानी a और b को 10 और 20 वैल्यू मिल गई। अब आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट का उपयोग किया और ऑब्जेक्ट 2 बना दिया। कैसे?
यहाँ पर आपने क्लास का नाम लिखा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 को असाइन कर दिया ऑब्जेक्ट 2 को, तो ये क्या बन गया, ये लाइन केवल कॉपी हो गई, यानी कि आपने एक ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट बना रखा था, इसको कॉपी कर दिया ऑब्जेक्ट 2 में, और ये क्या हो गया, इज इक्वल टू को साइन, यही कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया। बेसिकली ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। जैसे ऑब्जेक्ट 1 का डिस्प्ले करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 10 और 20। ऑब्जेक्ट 2 का करके देख लीजिए, आपको तब भी 10 और 20 मिलेगी। लेकिन ध्यान दीजिए ऑब्जेक्ट 2 को आपने कहीं इनिशियलाइज किया ही नहीं, फिर भी आपको 10 20 मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर किया। ये इतना आसान है। आपको डिफरेंशिएट करना है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। किसे करना है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर को एग्जाम्पल भी देना है। पहले तो हम इनको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर को के बारे में जानते हैं। एक कंस्ट्रक्टर जो एक्सेप्ट करता है कोई भी नहीं पैरामीटर या नो पैरामीटर, इसे हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं होगा, उसे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर जो इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट को अपने डेटा वैल्यू से किसी और डेटा वैल्यू ऑब्जेक्ट को, यानी कि एक ऑब्जेक्ट O1 O2 को इनिशियलाइज कर रहा है, इसके साथ इसके पास जो भी वैल्यू हो इसमें चली जाएगी, बस इसे कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास पैरामीटर नहीं होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक या एक से ज्यादा पैरामीटर ले सकता है, जिसका टाइप होगा क्लास। ध्यान दीजिएगा, जिसका टाइप इंटीजर फ्लोट नहीं है, इसका खुद का टाइप क्लास एम्परसेंड है। एम्परसेंड यानी कि रेफरेंस आप दे रहे हैं, क्लास एम्परसेंड। एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर आपने क्लास बनाई डिफॉल्ट और उसके बाद क्या किया, ये DEFN करके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने लिख दिया, तो ये कंस्ट्रक्टर बन गया। कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे आप? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपने क्लास A बनाया, अब यहाँ पर A करके आपने इंट A बनाया, A को I से इनिशियलाइज कर दिया, हम देख चुके हैं। हमने पैरामीटर दिया, पैरामीटर A I आ गया। अब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे? A देखिएगा, A यहाँ पर A के साथ है M%S। क्या है? M%S। मैंने बताया था ना, क्लास एम्परसेंड टाइप, तो क्लास ये हो गई A, एम्परसेंड हो गया ये, टाइप क्या है जो भी आप S करना चाहे, तो S.I को मिल जाएगा। S.I जो भी S.I होगी वो I को अपने आप मिल जाएगा। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर काम करेंगे, ठीक। इंपॉर्टेंस बताइए डिस्ट्रक्टर का, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी बताइए डिस्ट्रक्टर की। तो ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, हम बात करें डिस्ट्रक्टर की। एक ऑब्जेक्ट जब बन गया तो जब उसकी जरूरत नहीं है तो उसको हमें हटाना पड़ेगा, उसकी मेमोरी रिलीव करनी पड़ेगी। तो जो स्क्रैपिंग ऑफ वाला काम है ऑब्जेक्ट का, इसको करता है डिस्ट्रक्टर। नाम ही इसका डिस्ट्रक्टर या डिस्ट्रॉयर देख लीजिए आप। तो डिस्ट्रक्टर डी इनिशियलाइज कर देता है ऑब्जेक्ट को और डी एलोकेट कर देता है जितने भी उसके एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं। तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्टर की देखिएगा, डिस्ट्रक्टर फंक्शंस ये इन्वोक ऑटोमेटिकली हो जाते हैं जब भी ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रॉयर होता है, उसका डिस्ट्रक्शन होता है। और एक डिस्ट्रक्टर होगा क्लास का, इसका मतलब डिस्ट्रक्टर आप ओवरलोड नहीं कर सकते। जैसे कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते थे, वैसे डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं कर सकते। डिस्ट्रक्टर के अंदर आप आर्गुमेंट नहीं डाल सकते। इसका मतलब जब आर्गुमेंट नहीं डाल सकते, इसका साथ में ये भी जानना जरूरी है कि वो रिटर्न भी नहीं करता होगा। उसका काम केवल ये है कि चीजों को डिस्ट्रक्ट करना, यानी जो भी ऑब्जेक्ट बन गया है उसको हमको हटाना है, उसकी मेमोरी रिलीव करनी है। अगला है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, एक्सप्लेन विद रीजंस। एक क्लास आपने स्टूडेंट बनाई, रोल नंबर, ग्रेड और स्टैटिक दे दिया। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये सारे ऑब्जेक्ट के बीच में कॉमन वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद आपने एक यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर में 0 रोल नंबर को दे दिया, ग्रेड आपने यहाँ पर कुछ खाली दे दिया, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट प्लस प्लस काउंट, यानी कि प्लस प्लस काउंट यानी एक वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इनिट करेंगे, एक यहाँ पर एक फंक्शन लिख दिया, उसमें एंटर रोल नंबर ग्रेड करेंगे, रोल नंबर ग्रेड यूजर से ले लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रक्टर कर देंगे डिस्ट्रॉइंग ऑब्जेक्ट, तो इससे क्या होगा, माइनस माइनस काउंट। ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस काउंट। तो काउंट में देखिए स्टैटिक की वैल्यू हमेशा 0 से अपने आप इनिशियलाइज हो जाती है, आपको इसको देने की जरूरत नहीं है, मतलब काउंट की वैल्यू 0 है। अब इसमें क्या किया, स्टूडेंट की वैल्यू काउंट ऑलरेडी, मतलब जो काउंट है क्योंकि स्टैटिक है, इसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर दी। अब आप मेन के अंदर आए, आपने स्टूडेंट बनाए 5, मतलब क्लासेस, ये जो है ना, आपने क्या किया था, ये आपने स्टूडेंट एक क्लास बनाई, अब उसके आपने 5 ऑब्जेक्ट बना दिए, क्लास 5 है इसकी, 0 से लेकर 5 तक आपने कहा एंटर डिटेल एंटर करिए। हर एक की एंटर डिटेल आपने कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर रोल नंबर ग्रेड, ये बार बार एंटर होगा 5 बार, यानी कि 0 से लेकर 4 बार, अब रिटर्न 0। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। पहले तो सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जैसे ही आप ऑब्जेक्ट इन्वोक करेंगे, एज सून एज द कंस्ट्रक्टर, मतलब दिस ऑब्जेक्ट इज इन्वोक या ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अपने आप आपके कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट बन, क्योंकि जैसे ही आप ये बनाएंगे, ये सब छोड़ दीजिए बाकी सब क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप ये बनाएंगे
5 बार, तो 1 2 3 4 5 बार ये चल जाएगा। 5 बार चलते ही क्या होगा, क्योंकि काउंट की वैल्यू क्या है, 0 से इनिशियलाइज की थी, तो पहले सबसे पहले क्या आएगा, 0 से इनिशियलाइज की थी और प्लस प्लस 0 कितना होता है 1, तो पहले 1 आ जाएगा, फिर इस तरीके से प्लस प्लस 1 2 हो जाएगा, ऐसे 5 बार चलेगा तो ये 5 तक जाके ये चीज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इनिट मेथड आएगा, तो वो अब 5 की वैल्यू एंट्री होनी है, तो एंटर रोल नंबर ग्रेड, मान लीजिए कोई भी नंबर डाल देते हैं, ऐसे ही 5 बार आप डाल देंगे। जब ये 5 बार हो जाएगा, जब ये हो जाएगा तो डिस्ट्रक्टर होगा रिवर्स ऑर्डर में, ध्यान दीजिएगा, जो सबसे आखिर में बनता है वो सबसे पहले डिस्ट्रॉय भी होता है। तो जब ये रिवर्स ऑर्डर में डिस्ट्रक्टर काम करेगा तो सबसे पहले डिस्ट्रॉइंग ऑब्जेक्ट 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ठीक, ये आपका प्रिंट होगा, क्योंकि माइनस माइनस काउंट है। ध्यान दीजिएगा, दोबारा बताता हूं आपको, ये देखना जरूरी है आपका। यहाँ पर ये डिस्ट्रॉइंग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो माइनस माइनस काउंट, अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई थी, 5 हो गई थी ना, माइनस माइनस काउंट करेंगे तो 4 पहले प्रिंट होगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ऐसे करके 5 वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। तो इस तरीके से इसकी प्रिंटिंग होती है। अगला है ये कोड, जिसमें क्लास आपने बनाई CI, इसमें इंट करके एक वैल्यू दे दी। अब इसमें पब्लिक में देखिए, आपने कंस्ट्रक्टर बनाया, सीधा j की वैल्यू l को असाइन कर दी, फिर आपने क्या किया, $RV, ये आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर चला दिया, यानी आपने ये जो टाइप है ये क्लास का ही टाइप है। फिर $RV, मैंने कहा था कि $RV क्या होता है, ये क्लास का टाइप होता है। तो RV.L जो भी इसकी वैल्यू होगी वो अब L को असाइन हो जाएगी। इनिशियलाइज अगर आप करना है कोई L को 0 से इनिशियलाइज कर दीजिए। मेन में हम आए CI.OriginalL, ये आपका ओरिजिनल L को चलेगा। फिर उसके बाद CI x1, मैंने कि आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ओरिजिनल वैल्यू डाल दी। फिर CI x2 इज इक्वल टू ओरिजिनल, यानी कि आपने ओरिजिनल करके एक क्या बनाया, ऑब्जेक्ट, पहला ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 है ये, दिस इज ऑब्जेक्ट 1। फिर उसके बाद आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट में 1 ये v वाली वैल्यू डाली। उसके बाद जैसे x1 बनाया आपने, तो ओरिजिनल इसके अंदर डालते ही कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम करेगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम करेगा तो क्या होगा कि जो आपने यहाँ वैल्यू दी है वो x2 पे चली जाएगी। अब ओरिजिनल की वैल्यू x2 में डाल रहे हैं तो x2 में भी ये वैल्यू कॉपी हो जाएगी। तो ये जो काम है ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का है, तो इसको बना के आपने इससे ये और ये बना लिया। तो ये जो सैंपल कोड है इसको देखिए और बताइए कि क्या इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट x1। आपको ये बताना है x1 क्या है। इनिशियलाइज फंक्शन, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब जस्टिफाई भी करना, तो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट x1, जो मतलब कंस्ट्रक्टर है जब इन्वोक होगा जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट करता है x1 को एज ए कंस्ट्रक्टर जब भी वो इन्वोक होगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास टाइप x, क्या ये होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा, कौन सा होगा इसमें? तो इसका उत्तर ये है आपका ये दिस वन। ये आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए, ध्यान दीजिएगा, जब वैल्यू देनी हो तो आपको कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, लेकिन यहां पर ये x ये वाला काम है, क्लास नेम और उसके बाद %। तो ये क्लास नेम x दिख रहा है, क्लास ये क्लास नेम है, ये क्लास नेम है, %। डाला आपने, तो जब भी ये x % करेंगे आप, ये हम यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर क्लास टाइप x एज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। जब ये कंस्ट्रक्टर इस फॉर्म का होगा, क्लास नेम %, यानी कि x %, जो कि इससे मैच करेगा। What do you think is the advantage of declaring the constructor and destructor function for public member access? फायदा क्या है अगर आप पब्लिक मेंबर एक्सेस के लिए डिक्लेयर करें कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को? तो इसका क्या उत्तर होगा, देखिए जरा, ये 4 ऑप्शन है। इसका उत्तर है सेकंड वाला। इसका मतलब ये है कि जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर है, इसको डायरेक्टली कोड से या फिर मेन के अंदर जो फंक्शन है उससे कॉल किया जा सकता है। ये इसका फायदा है, वरना आप सब कुछ रुकावट हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन 1 और 2 ये वाले आपको आंसर करने हैं ये कोड को देख के। तो कोड समझ लेते हैं पहले कि एक वर्क करके आपने क्लास बनाई, दिस इज अ क्लास, इसमें वर्क आईडी है, इसमें कैरेक्टर आपका वर्क टाइप है, उसमें पब्लिक में अंदर आए, यहाँ पर डिस्ट्रक्टर आपने चला दिया, ये फंक्शन वन है आपका। और उसके बाद आप क्या करेंगे, अनएलोकेटेड करके लिख देंगे। फिर स्टेटस फंक्शन में आए, स्टेटस फंक्शन क्या हो रहा है, वर्क आईडी और वर्क टाइप, जो भी वर्क टाइप होगी वो इसमें दिखा दी जाएगी। फिर आपने कंस्ट्रक्टर बनाया, वर्क आईडी को 10 वैल्यू दे दी, वर्क टाइप को T वैल्यू दे दी, ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टाइप हो गया।
उसके बाद आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया। कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या किया आपने, जो भी वर्क आईडी की वैल्यू होगी उसमें 12 ऐड कर दिया, जो भी वर्क टाइप होगी उसमें आपने यहाँ पर वर्क टाइप में कुछ और चीजें ऐड कर दी। तो कौन सा फंक्शन पहला वाला है, कौन सा फंक्शन इस फंक्शन 1, फंक्शन 2 और फंक्शन 3 या फंक्शन 4 में ये हमें बताता है डेफिनेशन वर्क की, ये अपने आप कॉल हो जाएगी ऑटोमेटिक जब जो स्कोप होगा ऑब्जेक्ट का वो खत्म हो जाएगा। कौन सा है ऐसा, इज इट नोन एज कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर और ओवरलोडेड फंक्शन और कॉपी कंस्ट्रक्टर, कौन सा है? इसका उत्तर है डिस्ट्रक्टर। जब आपका स्कोप हो जाएगा, यानी कि स्कोप जब ओवर हो जाएगा तो अपने आप अगर इसको कॉल करना है तो हम डिस्ट्रक्टर की तो बात करेंगे इसमें, राइट। स्कोप जब शुरू होगा तब कंस्ट्रक्टर, स्कोप जब एंड हो जाएगा तो डिस्ट्रक्टर। अगला है सेकंड, वर्क डब्ल्यू वर्क वाई डब्ल्यू, ये स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है। तो दूसरा है विच मेंबर फंक्शन आउट ऑफ, ये दोनों में फंक्शन 1 फंक्शन 2 या फंक्शन 3 फंक्शन 4 में कौन सा इसमें शोन इन द अबव डेफिनेशन, ये जो आप देख रहे हैं वर्क क्लास के, वो कॉल होगा, इस कॉल विल बी कॉल्ड एन एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट रिटर्न एज स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 कौन कॉल करेगा? तो यहां से सीधे की सीधी बात आपको दिख रही है कि कौन सा कॉल करने वाला है, आपको क्लियर दिख रहा है, और तो किसी में पैरामीटर है ही नहीं, तो यही होगा। ओके, तो सीधी सी बात है, कॉपी कंस्ट्रक्टर इसका आंसर। व्हाट इज द फंक्शन स्पेसिफिकली नोन है, जिसे हम कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं, सीधा आंसर है इसका। अब इसमें एरर देखनी है, इस कोड में क्या है उसको करेक्ट भी करना है और एक्सप्लेन करना है जो भी चेंज आप इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें मैं इसको पहले बता ही देता हूं आपको। यहां पर क्या हुआ कि मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यहां पर जैसे ही आप एक कोड की क्लास बनाएंगे, नंबर, ब्रांच, काउंट और ये कोड देंगे। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए क्या किया है, ध्यान दीजिएगा इसको, फिर मैं आपको बताऊंगा, बस इस लाइन पे ध्यान रखिए। उसके बाद आपने क्या किया, एक पब्लिक एक्सेस में एक कोड, यानी कि आपने क्या दे दिया, ये दिस इज नथिंग बट योर कंस्ट्रक्टर, दिस इज योर डिस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर हो गया, ये डिस्ट्रक्टर हो गया। उसके बाद आपने एक बाहर एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, और कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद अब देखिए बाहर बनाया तो इसको कैसे रिलेट करेंगे इससे, ये भी लाइन ध्यान रखिएगा, ये दोनों लाइनें ध्यान रखिएगा। फिर आई की वैल्यू एनओ को चलेगी, बी की वैल्यू ब्रांच को चलेगी। मेन में आपने क्या किया, कोड एक्स वाई और यहाँ पर कोलन और यहाँ पर रिटर्न 0। तो ये क्या चीज है देखते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप क्लास बनाई, यहां तक तो ठीक है, मेरी आपका डिक्लेरेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब आप ये कर रहे हैं कोड इन टाइप इक्वल टू 0 कॉमा कैरेक्टर बी, ये इसमें क्या हुआ है, इन टाइप इक्वल टू 0 कैरेक्टर बी, यहां सेमीकोलन, तो इसमें क्या हुआ है, कोड आईटी आई इक्वल टू 0 कैरेक्टर बी, और यहां क्या है, आपको आईएनटी लिखना है। आईटी से कुछ नहीं होता है, ठीक। अब कोड के अंदर आपने क्या किया कि ये दे दी, वैल्यू दे दी, ये कैसे काम चलेगा? हम जानते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पर एम्परसेंड आता है, यानी कि एक्स एम्परसेंड, फिर आप जो भी लिखना चाहे। तो ये चीज तो नहीं बन रही है ना यहाँ पर, ये आप करेंगे, सबसे पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई। उसके बाद बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। मैंने कहा था इस लाइन को देखिए, इस लाइन में मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें यहां पर आपने कोड बनाया, अब ये इसको ऐसे रिलेट कैसे करेंगे, हमेशा ध्यान दीजिए, इसके आगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होना चाहिए, क्योंकि ये क्लास के बाहर लिखा जा रहा है। ये क्लास तो यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो गई, आपको इसको बाहर लिखना है, तो इसको इससे रिलेट करना पड़ेगा। उसको रिलेट करने के लिए क्या करते हैं, उसको रिलेट करने के लिए इंड कोड डबल कोलन, ये स्कोप रेजोल्यूशन, यानी कि हमने बताया कि ये कोड इस क्लास का फंक्शन है, काउंट इक्वल या वैल्यू है काउंट इक्वल टू 0, और इसका इंट टाइप है, ठीक, इस तरीके से होगा। तो ये एक एक करके आप समझ गए ना, ये इसमें यही बताया गया है। और आखिरी जो है वो यहाँ पर कोलन की जरूरत नहीं, जो बीच में कोलन आ गया था ना, इसको आप, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ये जो कोलन आया है। तो ये चेंजेस हैं सारे के सारे जो किए गए। अब इसमें भी एरर देखने हैं, इसमें क्या क्या एरर है, तो चलिए पहले देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने एक क्लास सैंपल बनाया इंटाइप फ्लोट जे। अब देखिए पिछले वाले कोड में इन बस 3-4 चीजों को याद रखिएगा आप। यहां पर आपने क्या किया है, यहां पर क्या किया है, और ये डिस्प्ले में क्या किया है, इनिट का कोई रिटर्न टाइप नहीं है, डिस्प्ले का कोई रिटर्न टाइप नहीं है, राइट। और इसमें मेन में भी देखिएगा, तो अगर इस कोड को देखेंगे आप, तो पहले तो यह पब्लिक आपको कैसे करेंगे, सैंपल के ऊपर देखिए क्या है, यहां पर आप कुछ ना कुछ तो देंगे। जब एक आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं
और उसके बाद हम ये सैंपल कंस्ट्रक्टर यहाँ बना रहे हैं, तो ये तो अपने आप क्या हो गया, प्राइवेट हो गया, तो यहाँ पब्लिक लिखेंगे। ठीक, पहली चीज तो पब्लिक क्लियर हो गई आपको, और उसके बाद ये वाली पहली लाइन क्लियर हो गई। सैंपल, ये सैंपल में वॉइड वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ना कोई रिटर्न टाइप होता है ना कोई पैरामीटर होता है। किसी भी कंस्ट्रक्टर में ना रिटर्न टाइप होता है ना वो होता है, तो सीधा आप केवल इतना लिख देंगे तो काम चलेगा, केवल इतना लिखना है आपको। अब जैसे मैंने बताया था इनिट, इसका कोई रिटर्न टाइप तो दीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ रिटर्न नहीं हो रहा तो वर्ड लिखिए यहाँ पे। इस तरीके से ये भी है, यहाँ पर कुछ रिटर्न टाइप नहीं हो रहा तो वर्ड लिखिए, इसके रिटर्न टाइप में वर्ड लिखेंगे। अब जब सैंपल S1 S2 ये कॉमा है, S1 डॉट इनिट और S1 डॉट डिस्प्ले, ये आपका जरूरी है कि इस तरीके से लिखा जाए। यानी कि यहां पर इस वाले कोड में ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए मेन मेथड, और मेथड को कॉल किया जाना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अगर इसका आप कोड देखेंगे तो वो है init.s1, ये display.s1, ये तो गलत हो गया ना, S1 से init कॉल होगा, S1 से ही डिस्प्ले कॉल होगा, S2 से चाहे तो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 1 और 2 ये प्रोग्राम को देख के आपको करना है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। पहला तो ये है कि विल स्टेटमेंट 1, ये वाला स्टेटमेंट इनिशियलाइज करेगा ऑल द डेटा मेंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट R विद द वैल्यूज ऑफ अ गिवन इन द फंक्शन 1। फंक्शन 1 अभी देखते हैं, यस और नो बताना है, जस्टिफाई करना है, आपके आंसर को सजेस्ट करना है, करेक्शन जो कोड में है। दूसरा है व्हाट शैल बी दी पॉसिबल आउटपुट व्हेन दी प्रोग्राम गेट्स एग्जीक्यूटेड, कौन सा आउटपुट होगा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अज्यूम करना है कि जो सजेस्टेड करेक्शंस हैं ये प्रोग्राम में कर दिए गए। ठीक, तो चलिए आप इसको प्रोग्राम को समझते हैं। पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। इसमें क्या है, पहले वाला का आंसर तो नहीं, दूसरे वाले का है कि ये बिल्कुल इसका रिजल्ट आएगा, इसमें सीरियल वाइज 100@25 है, राइट। अब हम देखते हैं चीजें क्या हो रही है। हमने क्लास बनाई रिटेल, कैटेगरी, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस। रिटेल को हमने क्या किया, इस कंस्ट्रक्टर को हमने बनाया, लेकिन इसको कहां दे दिया, ये सारे प्राइवेट है और ये पब्लिक है। इसका मतलब रिटेल तो कॉल नहीं हो सकता, केवल शो कॉल होगा, है ना। अब इसका मतलब क्या है कि कैटेगरी में सीरियल कॉपी होगा, प्राइस में आइटम कॉपी होगा, 100 में क्वांटिटी भी होगा, प्राइस 25 में होगा। तो प्रिंट क्या होगा, कैटेगरी मतलब ये आपका कैटेगरी, आपका सीरियल। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूं ताकि हम आगे जाएं तो केवल यही समझ पाए पहला पार्ट, बाकी मैं दूसरे का आंसर लिख दे रहा हूँ। आइटम आपका राइस है, यहाँ पर कोलन है, क्वांटिटी कितनी है आपकी 100, और ये @ आएगा और यह प्राइस आएगा 25। तो ये तो आपने देख लिया, सेकंड का आंसर है। लेकिन पहले की प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पर तो आपने पब्लिक में नहीं लिखाना है इसको, रियल ये कैसे कॉल होगा। अगर आपने ये कर दिया रिटेल R और R.show तो कैसे काम चलेगा ये, क्योंकि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रिटेल है उसको प्राइवेट सेक्शन में डाल दिया, उसमें इट कैन नॉट इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड आउटसाइड द क्लास। अगर आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बाहर बना दिया तो ये तो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो करेक्शन में क्या होगा, जो रिटेल है उसको आप पब्लिक सेक्शन में ले आइए, यानी कि यहाँ पर आप पब्लिक लिखिए, इधर पे पब्लिक करके कॉलन लगाइए, इसको हटा दीजिए, बस इतना काफी। अब ये है कि आंसर द क्वेश्चन 1 and 2 आफ्टर गोइंग थ्रू द फॉलोइंग क्लास। एक क्लास बनाई आपने, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आंसर के बारे में तैयारी कर सके। नेम द स्पेसिफिक फीचर ऑफ क्लास शो बाय मेंबर, द क्लास शो बाय मेंबर फंक्शन 1 एंड मेंबर फंक्शन 2। आपको स्पेसिफिक फीचर बताना है मेंबर 1 और मेंबर 2। हाउ वुड मेंबर फंक्शन 1 मेंबर फंक्शन 2 गेट्स एग्जीक्यूटेड, कैसे मेंबर 1 और मेंबर 2 एग्जीक्यूट होंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्लास बनाई मैथ्स, इसमें दो हमारे पास मेंबर वेरिएबल्स हैं, एक कैरेक्टर है, एक मार्क्स। यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्टर है, यहाँ डिस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर चलेगा, इसका मतलब जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ज्योमेट्री चैप्टर में आ जाएगा और 10 मार्क्स में आ जाएगा, चैप्टर इनिशियलाइज आ जाएगा। और दूसरे वाले में क्या है, चैप्टर ओवर। तो जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे इस वाले में, तो फंक्शन 1 आपका दिख रहा है कि कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर क्योंकि टिल्डे साइन है, नाम बिल्कुल इन दोनों के सेम है इस मैथ से, ये एक कंस्ट्रक्टर हो गया, डिस्ट्रक्टर हो गया। अगला है हाउ वुड मेंबर फंक्शन 1 एंड मेंबर फंक्शन 2 गेट्स एग्जीक्यूटेड, कैसे एग्जीक्यूट होंगे। तो फंक्शन 1 यानी कि जो कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट होगा जब भी ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा इस मैथ्स क्लास का,
फंक्शन 2 जब भी होगा बनेगा जब आप बाहर स्कोप, मतलब स्कोप के बाहर, ऑब्जेक्ट स्कोप के बाहर आ जाएगा, यानी कि स्कोप इसका खत्म हो जाएगा तो डिस्ट्रक्टर हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन 1 और 2 आपको बताना है इस क्लास के हिसाब से। क्लास का नाम है इंटरव्यू, इसमें एक जो मेंबर वेरिएबल है मंथ है, 2 फंक्शन है इसमें, और फंक्शन क्लियर दिख रहा है कि एक इंटीजर है, एक इंटरव्यू है, सॉरी एक कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर तो सिंपल है कि आपके जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, यानी कि जब भी इनिशियलाइज होगा कोई भी ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे, मंथ की वैल्यू उसको y मिल जाएगी जो भी इसके अंदर होगा। उसके बाद दूसरा ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ठीक। तो आपको करना है एक क्रिएट एन ऑब्जेक्ट सच दैट इट इन्वोक्स कंस्ट्रक्टर 1, तो ऑब्जेक्ट बनाना है जो ये कंस्ट्रक्टर 1 बनाए। तो अब इसके लिए सिंपल है, एक इंटरव्यू करके एक ऑब्जेक्ट बना दीजिए, उसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, ये अपने आप ये इन्वोक करेगा। लेकिन जब आप कंस्ट्रक्टर 2 चलाना चाहेंगे, आप कंप्लीट डेफिनेशन इसकी लिखना चाहेंगे, इसमें बोला है कंप्लीट डेफिनेशन, तो आप क्या करेंगे, इंटरव्यू एम्परसेंड टी, अंदर लिखेंगे टी डॉट मंथ, ये असाइन होगा मंथ, टी यहाँ मतलब ये जो हो रहा है ना, यहाँ पर इस जगह पे यहाँ पर लिखेंगे टी डॉट मंथ, और ये किसको असाइन करेंगे, मंथ को। अब अगला है आपका क्वेश्चन 1 और 2, इसमें भी ऐसे करना है कि पहले इसको देखेंगे फिर 1 और 2 का आंसर देंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हिसाब से क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हिसाब से कौन सा कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेट मॉड्यूल 1 करता है, कौन सा मॉड्यूल 2 करता है एक साथ। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर है, ये आपका क्या है, अगेन कंस्ट्रक्टर है, लेकिन इसमें पैरामीटर्स नहीं है, इसमें पैरामीटर्स है, इसका मतलब आपकी फंक्शन ओवरलोडिंग। दूसरा है व्हाट इज द मॉड्यूल 3 रिफर्ड एज, मॉड्यूल 3 क्या है आपका, ये इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टर। व्हेन डू यू थिंक मॉड्यूल 3 विल बी इन्वोक्ड और कॉल्ड, जब भी आपका ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो जाएगा डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। एक तो फंक्शन ओवरलोडिंग, यहाँ पर क्योंकि फंक्शन कंस्ट्रक्टर है तो इसे हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया दूसरे वाले का आंसर है डिस्ट्रक्टर। जब भी आपका स्कोप बाहर चला जाएगा ऑब्जेक्ट का, गेट्स ओवर, स्कोप ऑब्जेक्ट का बाहर खत्म हो जाएगा तो ये इन्वोक हो जाएगा। अब अगला है कि आपके पास ये बाजार है, इसमें कुछ टाइप्स हैं, 4 चीजें हैं। बाजार एक फंक्शन 1 है जिसमें स्ट्रिंग कॉपी की गई है इलेक्ट्रॉनिक टाइप, और कैलकुलेटर चला गया प्रोडक्ट में, 10 चला गया क्वांटिटी में, और 225 चला गया प्राइस में। अब पब्लिक टाइप में आप देखिए आपका डिस्प्ले है, एक फंक्शन 2 है। अब ये मेन में आपने बाजार मतलब एक बी बनाया और बी को डिस्प्ले कर दिया। अब इसमें सवाल का जो सवाल उठता वो ये है कि विल स्टेटमेंट 1 इनिशियलाइज ऑल द डेटा मेंबर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट बी, क्या ये सारे डेटा मेंबर्स ऑब्जेक्ट बी को इनिशियलाइज कर देगा जो फंक्शन 1 में है। पहले तो हाँ या ना, आप जस्टिफाई करिए और करेक्शन भी बताइए। देखिए सीधी सी बात है कि आपने प्राइवेट जो आपने पहले क्वेश्चन किया उसमें आप बिल्कुल क्लियर कट है कि आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं, आप कंस्ट्रक्टर का को इन्वोक करना चाहते हैं मेन के अंदर जाके, यानी कि मेन के अंदर आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ये मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन इसे इन्वोक करना चाहते हैं डिस्प्ले। ये हो पाएगा क्या? ये जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये इन्वोक नहीं होगा, क्योंकि ये आपने कहाँ डाल दिया है, ये आपने प्राइवेट सेक्शन में डाल दिया। इसको हटाइए, इसको हटा के यहाँ पर आप प्राइवेट डालिए, पब्लिक डालिए, अब ये हो जाएगा काम, ठीक। और दूसरा क्या है, ये तो आप देख ही रहे हैं, टाइप, प्रोडक्ट, क्वांटिटी एट द रेट ऑफ प्राइस। तो ये सारी जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर मतलब इलेक्ट्रॉनिक डैश कैलकुलेटर फिर कोलन 10 एट द रेट ऑफ 225, ये आपका प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर कोलन 10 एट द रेट ऑफ 225। तो जो कंस्ट्रक्टर बाजार है उसको हम केवल पब्लिक सेक्शन में डालेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब आपको एक क्लास बनाना है प्ले, जिसकी स्पेसिफिकेशन ये होनी चाहिए, प्राइवेट मेंबर जो क्लास प्ले के होने चाहिए वो ये होने चाहिए। प्ले कोड इंटीजर टाइप का, प्ले टाइटल 25 कैरेक्टर, ड्यूरेशन फ्लोट और नॉफ सीन्स आपके इंटीजर। पब्लिक मेंबर फंक्शन जो क्लास प्ले में होने चाहिए, कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो इनिशियलाइज करेगा ड्यूरेशन 45, और एनयूएफ जो न्यू सीन है उसको आपका 5। न्यू प्ले फंक्शन एक्सेप्ट करेगा वैल्यू प्ले कोड और प्ले टाइटल। मोर इन्फो फंक्शन असाइन करेगा वैल्यू ड्यूरेशन और नॉफ सीन, किसकी मदद से, जो पास किए जाएंगे फंक्शन के द्वारा। और शो प्ले फंक्शन डिस्प्ले करेगा सारे डेटा मेंबर्स जो स्क्रीन पे है। तो देखिए सबसे पहले आप क्लास बनाइए, क्लास का नाम प्ले, पी कैपिटल दीजिए, क्योंकि प्ले कोड इंटीजर है तो इन प्ले कोड, ये आपका कैरेक्टर है तो 25 कैरेक्टर, नाम इसका प्ले टाइटल है। ड्यूरेशन इन्होंने कहा फ्लोट, तो फ्लोट ड्यूरेशन, नॉफ सीन्स इंटीजर है। पब्लिक में जाइए, पब्लिक में जाते ही साथ आप यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना दीजिए प्ले, ड्यूरेशन 45.0 क्योंकि डिफॉल्ट है, न्यू सीन्स 5। न्यू प्ले के अंदर क्या करना है,
वैल्यू लेनी है, तो एंटर प्ले कोड, सी इन में प्ले कोड ले लीजिए, सी आउट एंटर प्ले टाइटल, गेटस से प्ले टाइटल ले लीजिए। मोर फंक्शन, मोर इन्फो में क्या करना है, जो फ्लोट डी और इन डी आएगा, डी को ड्यूरेशन में असाइन कर दीजिए, एन को न्यू सीन में असाइन कर दीजिए। शो प्ले में क्या होगा, प्ले कोड, प्ले टाइटल, ड्यूरेशन और न्यू सीन्स को आप डिस्प्ले करा दीजिए। तो ये हमने एक क्लास बनाई प्ले, और उसके बाद हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर किस तरीके से काम करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स थे इसमें, और ये आपकी बिल्कुल चीजें बिल्कुल क्लियर कर देगा। अगर चैप्टर थोड़ा सा पढ़ के आए हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्या चीज है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर और क्या अमूमन प्रॉब्लम आती है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।